क्या आप जानते हैं कि एक एस्पिरेंट की जिंदगी में सबसे कठिन समय कौन सा होता है? वो नहीं जब वो शुरुआत करता है, बल्कि वो जब मंजिल सामने हो और थकान अपने चरम पर। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी बात सुनो में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 की। संघर्ष अब गहरा चुका है और खुद को साबित करने की चुनौती और भी बड़ी हो गई है। अगर आप भी कभी अपनी लड़ाई में अकेले पड़े हैं, तो आज का ये अध्याय आपको अपनी कहानी लगेगा। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 8। संतोष अब कमरे पर बड़े करीने से अपने सपनों की दुनिया सजा रहा था। अब उसे मिशन आईएएस शुरू करना था। बेड को दक्षिण उत्तर की दिशा में लगा कुर्सी और में भगवान की छोटी छोटी मूर्तियों के लिए एक छोटा सा टेबल पूरब और उत्तर के कोने में लगाया। उत्तर की तरफ किताब का रैक लगाया। उसने कमरे के रखरखाव में अपनी जानकारी भर पूरे वास्तु का ख्याल रखा। कमरे से लेकर किचन तक की सजावट के बाद संतोष बिना खाए पिए थककर न जाने कब सो गया। सुबह राय साहब की कॉल के साथ ही उसकी नींद खुली। हेलो, सुप्रभात संतोष जी। कब आ रहे हैं बत्रा? जल्दी आइए, किताब खरीदना होगा न सब ठो। राय साहब की एकदम फ्रेश आवाज आई उधर से। हम बस उठ गए हैं राय साहब, तुरंत आधा घंटा में आते हैं। आप भी पहुंचिए, संतोष ने आंख बंद में ही कहा। फोन रखते ही संतोष एक झटके में उठा और बाथरूम की तरफ दौड़ा। नहा धोकर जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ तुरंत कपड़ा पहन जाने को तैयार हो गया। इधर राय साहब तो रात भर सोए ही कहा थे। पूरी रात लैपटॉप पर आंख गड़ाए गुजारी थी। सुबह जल्द से जल्द खुले वातावरण में जाकर अब कुछ सजीव चित्र देखना चाह रहे थे, इसलिए संतोष को फोन लगा बत्रा बुला लिया था। ब्रश करके मुंह पर पानी मार, तौलिया हटाकर फुल पैंट पहनी और शर्ट डाल राय साहब भी बत्रा के लिए निकल गए। बत्रा पहुंच संतोष ने राय साहब को कॉल लगाया। राय साहब तब जूस पीकर बस स्टॉप वाली सीट पर बैठे संतोष का इंतजार कर रहे थे। संतोष को वहीं बुला, दोनों किताबों की दुकान की तरफ चले। दुकान पहुंचते ही राय साहब ने संतोष को पीछे किया और अपने पर्स से एक पुर्जा निकाला। यह किताबों की लिस्ट थी, जो राय साहब ने अपने अनुभव और जानकारी से तैयार की थी। इस पुर्जे में मुखर्जी नगर के सारे अनुभवी शिक्षकों और संस्थानों के द्वारा सुझाई गई पतली मोटी किताबों के नाम अंकित थे। राय साहब ने इस पुर्जे से न जाने कितने विद्यार्थियों के कमरे किताबों से भरवाए थे। आज संतोष की बारी थी। सीनियर होने और यहाँ मुखर्जी नगर में 5-6 सालों से लगातार रहने का दायित्वबोध इतना था कि राय साहब के पास सामान्य अध्ययन समेत लगभग सभी प्रमुख विषयों के किताबों की लिस्ट थी। यद्यपि उनके अपने विषय हिंदी साहित्य और इतिहास थे। आप विषय क्या रखिएगा, कुछ सोचे हैं संतोष जी? राय साहब ने एकदम गंभीर भाव से पूछा। इतिहास से बीए। वही रख लेंगे एक तो। दूसरा आप ही मार्गदर्शन कर दीजिए, संतोष ने बड़े संयम और साफ मन से कहा। चलिए फिर दूसरा हिंदी साहित्य रख लीजिए। हाल से अच्छा अंक आ रहा है इसमें। काफी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इतिहास और हिंदी साहित्य के कॉम्बिनेशन से। राय साहब ने एक LIC एजेंट की भांति पॉलिसी समझाने जैसा कहा। हमारे एक परिचित एक बार समाजशास्त्र से मेंस दिए थे। कैसा विषय है समाजशास्त्र? संतोष ने जिज्ञासावश पूछा। विषय सारे ठीक हैं, आप अपनी रुचि देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सिलेबस छोटा है, अंकदायी विषय है। अच्छे टीचर भी हैं यहाँ इसके, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी हिंदी ही विषय है। कोई भी समस्या होगी तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। कितने लड़कों को हिंदी पढ़ाया हूं मैं। आज सबके सब बहुत सहज हैं हिंदी में। बस पीटी हो जाए तो फिर देखिएगा सबको अच्छा नंबर आएगा हिंदी में।
राय साहब ने अपने विषय की पुरजोर वकालत की। अच्छा, राय साहब अभी तो इतिहास और सामान्य अध्ययन का किताब दिलवा दीजिए। दूसरा विषय थोड़ा समय लेके सोच लेंगे। संतोष ने खुद को तत्काल विषय चयन के ऊहापोह से निकालते हुए कहा। जैसी आपकी इच्छा भाई। हम तो जो विषय कहिएगा उसी में आपको हेल्प कर देंगे। आइए पहले ले लें आपका किताब सब। राय साहब ने अपनी सर्वविषय पारंगत होने की जानकारी देते हुए शेल्फ से एक किताब निकालते हुए कहा। राय साहब एक के बाद एक रंग बिरंगी, हर साइज की कई किताबें चुन चुनकर साइड में रखे जा रहे थे। किताबों का चयन बड़ी निर्ममता से बिना मूल्य देखे करते जा रहे थे। सबसे पहले तो 30 से अधिक किताब कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी के अलग कर रख दिए थे। उसके बाद अन्य किताबें और साथ में इंडिया ईयर बुक के साथ 4 पत्रिकाएं भी। संतोष चुपचाप राय साहब के द्वारा दी जा रही किताबों का ढेर लगाए जा रहा था। उधर दुकानदार एक तरफ से कैलकुलेटर पर खुट-खुट करके मूल्य अंकित किए जा रहा था। संतोष ने देखा अब तक 2200 रुपए से अधिक की किताब जमा हो गई थी और उधर राय साहब की नजर निष्ठुर भाव से और भी किताबें ढूंढ रही थी। संतोष कुछ नानुकुर भी नहीं कर सकता था। जरा सी ना उसे तैयारी के प्रति अगंभीर साबित कर सकती थी। किताबें खोजते खोजते जब राय साहब पसीने से तरबतर हो गए तब उन्होंने कहा, अब आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको पैक करवा दीजिए। संतोष ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। संतोष ने 500 के 6 नोट निकाल दुकानदार को दिए। कुल 2730 रुपए मात्र का बिल बना। सारी किताबों को एक बड़े कार्टन में पैक कर बांध दिया गया। संतोष को अब जाकर अचानक मनोहर का ख्याल आया। सोचा अगर थोड़ी देर पहले बुला लेता तो शायद यह कार्टन थोड़ा हल्का भी हो सकता था। उसने मनोहर को फोन लगाया। मनोहर भी तैयार बैठा था। ओ हो, हमरे आने से पहले ही आप लोग बियर का कार्टन खरीद लिए का राय साहब? मनोहर ने आते ही कार्टन देख कहा। वाह मनोहर जी, जाकी रही जवना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। राय साहब ने बिना अवसर गवाए कहा। बियर नहीं, राय साहब की लिस्ट से किताब खरीदे हैं। संतोष ने हंसी और दर्द के मिक्स भाव से कहा। मनोहर एक पल के लिए झेंपा पर उसने तुरंत पलटवार करते हुए राय साहब की तरफ देखा। क्या बात है राय साहब? आंख बड़ा लाल लाल लग रहा है। रात भर जगे हैं क्या? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हां, थोड़ा लेट सोए थे। राय साहब ने बिना कोई भाव चेहरे पर लाए। रात भर खूब पढ़े हैं लगता है, मनोहर ने व्यंग्य में कहा। संतोष समझ चुका था कि अब बात सीडी और फिल्म पर जा सकती है और मामला फिर आदर्श और नैतिकता जैसे महान मुद्दों की तरफ मुड़ सकता है। राय साहब आहत भी हो सकते हैं। आज शाम संतोष का कमरा लेकर सेट होने की पार्टी थी। वह इस उत्सव में कोई खटपट नहीं चाहता था। महाराज, शाम के लिए क्या क्या लेना है, जल्दी बोलिए, संतोष ने बीच में टोकते हुए कहा। आप भेज हैं कि नॉन भेज? ये बताइए, मनोहर ने संतोष से सवाल किया। हम तो शाकाहारी हैं मनोहर जी, संतोष ने कहा। चलिए फिर बस आधा किलो ही चिकन लेते हैं और आधा किलो पनीर ले लेते हैं आपके और गुरु भाई के लिए। वो भी शाकाहारी हैं। मनोहर ने संतोष से कहा। हम भी चिकन कम ही खाएंगे भाई, राय साहब ने कहा। ठीक है, आप दरुवात पीजिएगा ना? बता दीजिए, उसी हिसाब से लेना होगा। आदर्श मत पेलिए अभी, रात को घट जाएगा तो मूड खराब हो जाएगा पूरा, बता देते हैं। मनोहर ने पूरा चिढ़ते हुए कहा। आप अपने मन से ले लीजिए जितना लेना है। दारू सड़ता नहीं है समझे आप। एक बोतल ज्यादा ले ही लीजिएगा तो आप और गुरु भाई के रहते दारू बर्बाद नहीं हो जाएगा मनोहर जी,
राय साहब ने एक सांस में कह दिया। राय साहब ने एकदम किसी मजे हुए वैश्विक नेता की भांति बिल्कुल कूटनीतिक भाषा में बोलते हुए अपनी स्वीकृति दे दी थी। वे भी नहीं चाहते थे कि रात को अगर पीने की जोरदार इच्छा हो गई तो दारू घट जाए। वैसे भी अब वे संतोष के सामने धीरे धीरे खुलने ही लगे थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि मनोहर ने तो उनके कई कारनामों के बारे में बताया ही होगा संतोष को, और अब संतोष भी गुरु के ही फ्लैट में है, सो वहां भी कभी कभार चर्चा निकल ही पड़ेगी। इससे अच्छा है कि ज्यादा आदर्श की जगह थोड़ा प्रासंगिक दिखकर अपना प्रभाव बनाए रखे। पनीर, चिकन, नमकीन, चिप्स आदि के साथ तेल मसाला और सलाद के आइटम खरीद सारा सामान दे संतोष को ऑटो पर बिठा राय साहब ने विदा ली। अब शाम को आते हैं, चलें, थोड़ा दिन में कुछ करंट के टॉपिक का नोट्स बनाना है। राय साहब ने चलते चलते तैयारी बम पटक दिया। मनोहर जी आप कब आएंगे? संतोष ने पूछा। हम भी आते हैं शाम में। अभी तो आप बुलाए तो आ गए। एक मित्र को समय दिए हैं, अभी मिलकर 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये बियर वाला कार्टन और दारू वाला बोतल थोड़ा ठीक से ले जाइएगा, मनोहर ने ध्यान दिलाते हुए कहा। जाते जाते ऑटो वाले को 50 रुपए का नोट निकालकर मनोहर ने अपनी ओर से दे दिया। कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं मनोहर भाई? संतोष ने हाथ पकड़ते हुए। रहने दीजिए, कोई औपचारिकता थोड़े है, आप इतना खर्च कर रहे हैं। कहाँ रोके? अब चेंज था सो दे दिया। अच्छे से पकड़े रहिएगा, ये कांच है, देखिएगा थोड़ा, मनोहर ने हाथ हिलाते हुए कहा। ऑटो चल दिया। संतोष पूर्णतः वैष्णव था, न कभी शराब पी थी, न मां समझली हुआ था। अभी संतोष के अंदर का द्वंद्व देखने लायक था। मुंह उससे भी ज्यादा दर्शनीय था। किताबों के कार्टन को ऑटो में पीछे धकेलकर रख दिया था। बियर और दारू भरे कार्टन को गोद में लिए बैठा था कि कहीं कांच फूट न जाए। दिल्ली आने का मूल उद्देश्य अनजाने में ही पीछे हो गया। दाहिने हाथ में पनीर, सलाद का सामान और तेल मसाला झुलाए हुए था, बाएं में चिकन की काली पॉलीथीन। चिकन हाथ में लिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके ले जा रहा हो। दोनों जांघों के बीच रखे बियर दारू भरे कार्टन और हाथ में चिकन की पॉलीथीन उसके शरीर में अजीब सी सिहरन पैदा कर रहे थे। उसे अचानक 10 साल पहले का अपने नए बने घर का गृह प्रवेश याद आया। किस तरह भयंकर पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बीच गौमाता के साथ प्रवेश किया था उसके माता पिता ने घर में। आज संतोष का दिल्ली में अपने कमरे में प्रवेश का यह दिन था। दारू, मुर्गा, बियर, यही सब सोचे जा रहा था संतोष। फिर संतोष मन ही मन अपने समर्थन में तर्क गढ़ने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह दिल्ली है और हम सिविल की तैयारी करने वाले छात्र हैं। हमारा धर्म पढ़ना है, न कि हिंदू या मुस्लिम या ईसाई। ये कर्मकांड और पाखंड ने ही तो बेड़ा गर्क किया है। क्या खाने और पीने से कुछ होता है? बस मन साफ होना चाहिए। ऊपर से मैं तो मांस खाता या शराब पीता भी तो नहीं हूं। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा धर्म है, और मैं अगर चिकन खिलाकर, दारू पिलाकर 3 लोगों को खुश कर रहा हूं तो यही तो मानव सेवा है, धर्म है। संतोष तब तक कमरे पर पहुंच चुका था। मन में द्वंद्व जारी था। सोचा गुरु से शेयर करूं, पर फिर सोचा अभी पहल इस तरह की पिछड़ेपन की बात कर शर्मिंदा होने से क्या फायदा। दारू पीकर और मांस खाकर भी तो राय साहब ने मेंस दिया है। भारी पियक्कड़ गुरु ने भी इंटरव्यू दिया है। यह सब चलता रहा संतोष के मन में। आखिरकार संतोष ने मन को खूब दृढ़ किया और तय किया कि पार्टी खत्म होते ही कमरे को धो पोंछ लेगा और गंगाजल के छींटे मार अगरबत्ती जलाकर पवित्र कर लेगा। फिर आगे से रूम पर मांस दारू से परहेज रखेगा। अरे वाह, इतना इंतजाम! भव्य आयोजन है का संतोष जी आज।
सीढ़ियों पर चढ़ते संतोष पर नजर पड़ते ही गुरु ने कहा, अरे नहीं गुरु भाई, आप ही सबके लिए है इंतजाम। संतोष ने हंसते हंसते कहा, चलिए चलिए हम आते हैं ऊपर अभी। गुरु ने कहा। गुरु कुछ मिनट के बाद ऊपर पहले तल्ले पर संतोष के कमरे पर पहुंचा। उसकी नजर भी दोनों कार्टनों पर पड़ी। संतोष ने बताया कि एक में सोमरस और दूसरे में ज्ञानरस यानी किताबें हैं। गुरु के आते ही संतोष ने बियर की एक बोतल खोली और गुरु की तरफ बढ़ा दी। संतोष के जीवन में यह पहला मौका था जब उसने बियर की बोतल खोली हो। इससे पहले कोका कोला या स्लाइस की बोतल भी दुकानदार ने ही खोल कर दी थी। अभ्यास न होने के कारण बियर खोलते वक्त थोड़ी सी छलककर शर्ट पर भी लग गई थी। मतलब स्वतः ही बियर छिड़कते एक सिविल अभ्यर्थी के रूप में शुभारंभ हो गया संतोष का। अजब महकता है गुरु भाई, आप लोग को इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है ना? संतोष ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए मगर चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हुए कहा। लो कभी पिए नहीं होगा भाई? गुरु ने अचरज से पूछा। आप पीने का कहते हैं, हम कभी हाथ भी नहीं लगाए और आज हाथ टांग दोनों ओर से दबोचे गोदी में भर के लाए हैं बियर और दारू। संतोष ने हंसते हुए कहा। सुनकर गुरु को लगा जैसे गटकी हुई बियर बाहर उगल दे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह संतोष की इस बलिदानी दिलेर मेजबानी पर गर्व करे या उसकी बेवकूफी पर अफसोस करे। खुद के लिए भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था गुरु। गुरु ने तुरंत दूसरा वाजिब सवाल दागा, मौसम चली खाते हो? नहीं गुरु भाई, हम लोग एकदम वैष्णव परिवार हैं। दारू पीते नहीं हो, मांस खाते नहीं हो, तो ये सब तामझाम काहे के लिए कर लिए हो भाई? अब वो राय साहब और मनोहर की इच्छा थी। आप भी थे। सोचा एक पार्टी हो जाए। फिर तो जम के पढ़ना ही है, संतोष ने कहा। ये साले चूतिए राय और मनोहर जिसे तिसे फंसाते रहते हैं। यार तुम अभी अभी आए हो, तुरंत रफ्तार पकड़ लिए। हटाओ यार ये सब। खुद को इतना भी गीला न रखो कि कोई जैसा चाहे आकार दे दे। व्यक्तित्व का लचीला होना और गीला होना दोनों अलग अलग बातें हैं मित्र। गुरु ने बियर की बोतल खाली करते हुए कहा। अपराध बोध के बावजूद भी उसने इसको अपने बियर पीने की गति में कोई बाधा नहीं बनने दिया, क्योंकि वह जानता था बियर के निर्बाध अंदर जाने पर ही अच्छे विचार ऊपर आएंगे। गुरु ने बियर वाली कार्टन अपने कमरे पर रखवा दी और एक मित्र को फोन करके चिकन वहां बनवाने की व्यवस्था कर दी। खाना पीना गुरु के ही रूम पर होना तय हो गया। यद्यपि गुरु भी शाकाहारी था, पर वह संतोष की असहजता को समझ गया था।